नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुल्तान के विषय में जो सबसे अधिक योग्य था। योग्य इस मायने में कि सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी ये योग्यता अयोग्यता में तब्दील हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी सारी नीतियों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया नहीं। हम बात करेंगे आज सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की। सन 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इसने भारत में शासन किया। इसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन जौना खां था। इसका उपनाम था अबुल मजाहिद। जब इसने अपना राज्याभिषेक किया तो उस समय वो स्थान आपको ध्यान रखना होगा, वो स्थान था लाल भवन। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी लाल भवन में बलबन का भी राज्याभिषेक हुआ। इसकी उपाधि थी उलूग खां। दोस्तों, जब इसने अपना राज्यारोहण किया तो उसके तुरंत बाद अपना नाम मोहम्मद अपना लिया और फिर इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसके विषय में तमाम विद्वानों के भांति भांति के विचार हैं। जैसे एडवर्ड थॉमस कहते हैं कि सिक्के बनाने वाला यह सुल्तान धनवानों का युवराज था। मोहम्मद तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। ईसामी इसे काफिर यानी विधर्मी तक कहता है। क्यों कहता है यह हम आगे देखेंगे। बर्नी ने इसे नाकाम परियोजनाओं का मेधावी कर्ता धर्ता कहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यह बहुत योग्य था। इसकी विचारधारा में कई तरह के ऐसे परिवर्तन थे जो बहुत अच्छे परिणाम दे सकते थे, किंतु सिर्फ और सिर्फ सही क्रियान्वयन का अभाव। बहरहाल, इसके विषय में सरबन शिलालेख कहता है कि पृथ्वी के सभी सम्राटों में यह मुकुट का मोती है। इसामी बताता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन की शुरुआत करता है तो एक घोषणा करता है कि मेरे साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक बहराम खां के समान मेरा भाई है। सोचे कितनी बड़ी विचारधारा हमें यहाँ दिखती है। आप इसे भी याद रखें कि कुतलुग खां उसका गुरु था। इतिहासकार स्मिथ कहता है कि उसका व्यक्तित्व विरोधी तत्वों का मिश्रण था, जैसा कि बाद के समय में जहांगीर हुआ। यह प्रश्न भी पीएससी और व्यापम में आता है, इसे आप ध्यान रखें। एल्फिंस्टन उसे पागल कहता है। वो कहता है कि सुल्तान में पागलपन के लक्षण दिखाई देते हैं। क्यों, ये भी हम अभी आगे समझेंगे। इसे बदनसीब आदर्शवादी रक्त पिपासु शासक भी कहा जाता है। जब हम इसके पूरे व्यक्तित्व को देखते हैं तो इसके सबल पक्ष की ओर यदि हम ध्यान दें तो ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, सुलेखक और कवि हृदय था। अपने पत्रों में फारसी पद्यों का उद्धरण किया करता था। अरबी, फारसी, खगोल, दर्शन, गणित, चिकित्सा आदि तमाम विषयों पर उसका अधिकार था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति और ज्ञान को संधारण करने की असाधारण योग्यता के समान सभी नतमस्तक थे। उसमें उदारवादिता थी। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। अपने प्रशासन में उसने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। खुद इसामी कहता है कि उसने कई हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि साईराज यानी श्री राम, भरत, धारा, किशन, पीरामाली ऐसे तमाम नाम हैं जो बड़े उच्च पदों पर मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन में कार्य किए हैं। इसामी कहता था कि मोहम्मद तुगलक पहला सुल्तान था जो कि गंगा जल का पान करता था। हिंदू त्योहारों जैसे होली आदि को बड़ी धूमधाम से मनाता था।
बतिहागढ़ अभिलेख में ये बताया गया है कि सुल्तान द्वारा एक गौ मठ यानी गाय के मंदिर के निर्माण की घोषणा की गई। सूफी संत सालार मसूद काजी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला वह पहला सुल्तान था। जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी उसके दरबार में थे। मोहम्मद तुगलक ने कल्याण में शिवलिंग और मधुकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कल्याण शिलालेख से अमुस्लिम प्रजा के प्रति सुल्तान की धार्मिक स्वतंत्रता की नीति परिलक्षित होती है। बर्नी कहा करता था, एक शासक के लिए न्याय का कार्य 70 वर्षों की नमाज से भी अधिक महान होता है। मोहम्मद तुगलक ने बलबन की ही तरह न्याय के सामने विधि की समता का सिद्धांत लागू किया। ये बात समझने वाली है कि इस नियम को उसने खुद पर लागू किया, और ऐसा एक उदाहरण मिलता है कि एक बार जब उसे खुद न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ा तो उसने अपने एक अधिकारी के पुत्र से 21 बेतें खाई थी। है ना कमाल, एक सुल्तान 21 कोड़ों की मार खाया। मोहम्मद तुगलक ने न्याय विभाग पर से उलेमा के एकाधिकार को तोड़ दिया। वह पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाया। बहुत बड़ी बात है, ये प्रश्न आता है, इसे आप ध्यान रखें कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था। इतना कुछ होते हुए भी उसका दुर्बल पक्ष था कि उसने सैद्धांतिक पक्ष को बहुत बेहतर किया, किंतु व्यावहारिक पक्ष को सही जगह पर सही तरीके से अपनाने में असफल हो गया। उसकी एक बात आपको बताऊं, वो कहता था कि मैं तब तक लोगों को दंड देता रहूंगा जब तक मैं ही न मर जाऊं या लोग ही ईमानदार न हो जाएं। कमाल है। चलिए हम बात करते हैं अब उसकी 5 योजनाओं पर, और इस वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि अगले वीडियो में हम इसे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसके 5 प्रमुख सुधारों पर। पहला था दोआब में कर वृद्धि, दूसरा राजधानी परिवर्तन, तीसरा सांकेतिक मुद्रा, चौथा और पांचवा बहुत महत्वपूर्ण नहीं लेकिन हमें जानना चाहिए, खुरासान आक्रमण एवं कराचिन अभियान। जहां तक बात करते हैं शुरू के 3 अभियानों की, क्योंकि ये तीनों अभियान बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला दोआब में कर वृद्धि। दरअसल वो जो क्षेत्र था बहुत उपजाऊ था, नाम ही दोआब है, इसलिए सुल्तान को राजकोष को जब भरना था तो उसने वहाँ पर कर की वृद्धि कर दी। कुछ कहते हैं कि 10 से 20 गुना तक वृद्धि कर दिया, कुछ बोलते हैं कि 3 से 4 गुना वृद्धि किया। बहरहाल उसने कर में वृद्धि कर दी। दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन समस्या क्या हो गई कि उस समय अचानक ही अकाल पड़ गया। सुल्तान तक इसकी बात विलंब से पहुंची और इस अकाल की वजह से महामारी फैल गई। हवा इतनी मारक हो गई कि खुद मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली छोड़कर 2.5 वर्ष कन्नौज के पास स्वर्ग द्वारी नामक राजधानी बनानी पड़ गई, जिस कारण से किसानों ने विद्रोह कर दिया। हालांकि उस समय तो उसने उन विद्रोहों को कठोरतापूर्वक दबा दिया, किंतु कहीं न कहीं यह उसकी एक बहुत बड़ी असफलता बन गई। हालांकि बाद में उसे एहसास हुआ और उसने दीवान अमीर को ही नामक कृषि विभाग को गठित किया, जो एक तरह से बहुत ही रचनात्मक कृत्य था। सबसे पहले उसने अकाल संहिता बनाई। अकाल और प्लेग के समय सुल्तान ने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की, लेकिन मैंने बताया कि परिस्थितियां और सही तरीके से इम्प्लीमेंट न कर पाना ही उसकी असफलता थी। इतिहासकार कहते हैं कि यह योजना असफल हो गई और इसके लिए मुख्यतः 2 कारण जिम्मेदार थे। एक, घटिया योजना बंदी, जैसे राहत कार्य वगैरह देर से शुरू हुआ। दूसरे जो उसके अधिकारी थे वो अनुभवहीन थे और बेईमान निकले। उन्होंने नीतियों का दोषपूर्ण क्रियान्वयन किया और पैसा हड़प लिया। दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और बहुत ही विवादित रही है। 1327 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दी। उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। और आप सुनते होंगे दिल्ली से दौलताबाद वाली लोगों की बातें, तो यही था वो। दरअसल उत्तर भारत में मंगोलों का आक्रमण था और दक्षिण भारत में विद्रोह हो रहे थे।
उसे ऐसा लगा कि दक्षिण भारत में यदि वो दौलताबाद को राजधानी बनाकर शासन करेगा तो दक्षिण भारत के विद्रोह भी संभल जाएंगे और उत्तर भारत को भी वो संभाल लेगा। इस योजना में बहुत परेशानी हुई क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद के बीच की दूरी लगभग 700 मील यानी 1500 किलोमीटर की थी और उतनी लंबी उसने सड़क बनवाई। कुल 40 दिन का समय लगता था। इत्तेफाक और समस्या कि इस प्रवास के दौरान भयंकर गर्मी पड़ने लगी और उस स्थिति में बरनी कहता है कि दौलताबाद के चारों ओर मुसलमानों के मकबरे दिखने लगे और कुछ समय के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को भी दौलताबाद छोड़ना पड़ा क्योंकि वह समझ गया था कि जिस तरह दिल्ली से दक्षिण भारत को नियंत्रित करना मुश्किल है वैसे ही दौलताबाद से उत्तर भारत को नियंत्रित करना बेहद कठिन है। तो कुल मिलाकर के जो लेनपुल कहता है कि यह गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह है, लगभग वैसा ही हुआ क्योंकि वो सही तरीके से समझ नहीं पाया और कहीं ना कहीं उसकी ये योजना भी फ्लॉप हो गई। तीसरी योजना जो महत्वपूर्ण है और आखिरी महत्वपूर्ण योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आप जानते हैं कि सांकेतिक मुद्रा मतलब एक तरह से वो सही मुद्रा ना होकर के उस मुद्रा के रूप में प्रतिस्थापित की गई एक अन्य मुद्रा होती है। इतिहास में ऐसा प्रयोग चीन में कुबलई खां ने 1260 ईस्वी में किया था। कागज की मुद्रा चांद को चला करके सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग करने वाला वह पहला व्यक्ति था। तो ये सफल हुआ था, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक के साथ क्या हुआ कि उसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उस समय ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि चांदी की कमी हो गई थी और इसको भरपाई करने के लिए वो सांकेतिक मुद्रा चला दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये पीतल का था, कुछ कहते हैं कांसे का था। बहरहाल ऐसी स्थिति में दिक्कत कहाँ हुई कि मोहम्मद तुगलक ने इस व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया। मुद्रा निर्गमन पर चूंकि उसका उचित नियंत्रण नहीं था, जिस कारण घर घर में टकसाल हो गया। कहते हैं कि हर घर टकसाल बन गया था, लोग अपने घर में ही मुद्रा छापना शुरू कर दिए थे, जिस कारण दिक्कत आनी शुरू हो गई। और ग्रेसम ला कहता भी है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है और हुआ भी यही। कुल मिलाकर यह योजना भी असफल हो गई। रही बात खुरासान और कराची वाली योजना की, तो उसमें यह था कि उसने ये प्लान किया कि खुरासान को जीतना है, चीन को जीतना है। खुरासान अभियान के लिए उसने आनन फानन में लगभग 3,70,000 की सेना दिल्ली में खड़ी कर दी। इन सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया, लेकिन तब तक मध्य एशिया में परिस्थितियां बदल गई थीं, जिस कारण बहुत भारी नुकसान हुआ और यह योजना भी असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल 34 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह बहाउद्दीन गुरशास्प का था और अंतिम विद्रोह तगी ने किया था। कुल मिलाकर के अगर हम इसके व्यक्तित्व को देखते हैं तो ये बात तो हमें समझ में आ जाती है कि जब कोई इतिहासकार तथ्यों को देखता है, समझता है, तो उसे अपनी दृष्टि से देखता है। हाल फिलहाल में चर्चाएं कभी कभी होती हैं कि तुगलकी फरमान आ गया, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इस शब्द को आप समझें, इसके पीछे के इतिहास को समझें, इसलिए मैंने भारतीय इतिहास के एक बहुत ही रोचक व्यक्तित्व को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। फिर मिलेंगे किसी नए ऐसे सुल्तान के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।